बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है कि मैंने किस तरह से हाउ आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन लेक्चरशिप इंग्लिश इंटरव्यू थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे और अपने ही इंटरव्यू का क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी इन द इंटरव्यू बिकॉज द वीडियो विल डेफिनेटली बी प्रोलॉन्ग, बट आई डू नॉट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस वीडियो। मैं इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, मैं इसको प्रिसाइज रखना चाहता हूं ताकि लोग सिर्फ सवालात देखें और मेरे ओपिनियन को देखें, मैं क्या समझता हूं कि किस तरह के सवालात पूछे गए। अगर मैं आंसर देने लगूंगा तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी गुड इन आंसरिंग दोज क्वेश्चन एट दिस मोमेंट कि फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो और फिर वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज भी ऐड हो जाएंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिवली इसको मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो है। और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं अब जवाब नहीं देना चाह रहा। अगर किसी को चाहिए पूछता है कि मैंने फलां सवाल का कैसे जवाब दिया था या किस तरह से, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है या खुद अपने बारे में भी पूछ सकता है कि कैसे किस तरीके का जवाब देना चाहिए। इंटरव्यू आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 50% और 50% आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसके ऊपर मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करें आप। इवन के आपका रिटर्न का रिजल्ट अनाउंस होता है नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड चैंपियन अबाउट दिस कि भाई यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यू हैव द एबिलिटी टू टॉक टू द ऑडियंस, यू हैव द एबिलिटी टू कम एट द स्टेज। बहुत सारे लोगों को ये स्टेज फेयर होता है, तो स्टेज फोबिया होता है। तो जब ये इंटरव्यू होता है ना तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि क्या। बहरहाल आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। और वीडियो के एंड में आई विल बी शेयरिंग माय डीएमसी विद यू और डिटेल मार्कशीट भी शेयर करूंगा। 24 जनवरी 2018 इंटरव्यू सेंटर मुल्तान, पहला इंट्रोडक्शन पूछा गया और मैंने उस इंट्रोडक्शन में अपनी जॉब डिटेल डिस्क्रिप्शन और जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था उसके बारे में भी मैंने बता दिया। उसके बाद फौरन उन्होंने मुझे बगैर किसी उसके एक प्रोफेसर साहब के पास रेफर किया जिन्होंने मुझसे पूछा कि भी व्हाई ओनली इंग्लिश लिटरेचर। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आंसर इन अ वेरी प्रिसाइज वे। यू कैन नॉट टॉक कि भाई मैं इधर से दाएं बाएं करके, तो इट द आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स ideas, because of its great writers, because of the great values that it produces वगैरह वगैरह। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने भी इस तरीके से इसका आंसर दिया। उन्होंने पूछा व्हाई ओनली इंग्लिश लिटरेचर, बिकॉज बीए की जो मेरी डिग्री है उसमें मैंने पर्शियन भी पढ़ी थी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी पढ़ी थी, तो इसका जवाब शायद वो इसलिए मांग रहे हो। तो ये वो पॉइंट था जिसमें मैंने अपनी डायरेक्शन बताई कि मैं पोइट्री में मुझे आई हैव कीन इंटरेस्ट इन पोइट्री और आई हैव मैनी पब्लिश्ड पोइम्स इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैगजीन में। तो मैंने उनको बताया। तो इसके बाद कहते हैं ना कि इंटरव्यू जो है वो लिया नहीं जाता, दिया जाता है। सो आई गेव देम डायरेक्शन एंड दे कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट डायरेक्शन। तो इट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ कि उसके बाद उन्होंने पूछा कि पोइट्री क्या है और पोइट्री वर्सेस प्रोज में क्या है डिफरेंस है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मेरे एक फेवरेट पोइट हैं और भी काफी सारे मेरे पोइट थे। वे एक फिक्स मैं करके नहीं गया था कि वो मॉडर्न से पूछते तो मैं मॉडर्न भी बताता, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। उसके लिए अलग वीडियो चाहिए होगी कि मेरी क्या तैयारी थी और मुझसे इंटरव्यू क्या हुआ। बहरहाल तो पोइट्री की डेफिनेशन आप वैसे तो बहुत सारे राइटर्स की ये हजारों डेफिनेशन है। आप फेमस राइटर्स की डेफिनेशन जो है ना प्रिपेयर करते हैं। तो आई प्रिपेयर द डेफिनेशन ऑफ विलियम वर्डवर्थ और मैंने ये बताई। और फिर पोइट्री वर्सेस प्रोज का डिफरेंस बता दिया। उन्होंने पूछा, वो मैंने बताया। ठीक है, तो जब ये आपने सैमुअल टेलर कॉलरेज इनको पढ़ा हो तो आपको पता होता है कि उसमें एक में वर्स है और इसमें स्ट्रेल जो है ना वो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। मेट्रिकल कंपोजिशन क्या है, मीटर से मुतलिक उन्होंने सवाल पूछा। और फुट क्या है, डिफाइन करें इरेम्बिक पेंटामीटर को। तो वेरियस फुट बताएं, जैसे आप बस ओनली डेक्टाइलिक ट्रोकेक और इरेम्बिक वगैरह मीटर इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में बताएं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े वो सवालात हैं, आसान आसान से सवालात हैं। देखें ये बड़े टेक्निकल सवाल हैं और अगर आपने if you have not revised these questions just before your interview, you'll possibly fall flat। कि आप हो सकता है कि आपको ना एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि जब अभी एम्बिक पेंटामीटर को एक्सप्लेन करेंगे तो यू हैव टू गिव द एग्जांपल। फिर अक्सर वो सवाल ये पूछ लेते हैं कि भी हाउ वुड यू काउंट द सिलेबल, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस सिलेबल एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। तो ये सवाल पॉसिबली पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल मुझे याद पड़ता है कि 4-5 दिन पहले मैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर रहा था। ठीक है, मारियो क्लेरर की एक बड़ी अच्छी किताब है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। ठीक है, वो किताब मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज। उसको मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो मैं चौथी या पांचवी दफा उसको भी रिवाइज कर रहा था इंटरव्यू से पहले।
बहरहाल आफ्टर ईच स्टेटमेंट ही आस्क्ड फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल उसकी बताएं आप, उसकी जैसे कि मीटर की एग्जांपल उसकी बताएं हमें। फिर उसके बाद उन्होंने इयम्बिक पेंटामीटर की, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना वो फुट है ये, उसकी एग्जांपल पूछी। कपलेट की डेफिनेशन पूछी। कपलेट में मैंने अलेक्जेंडर पोप की एग्जांपल दी, इसकी जो कॉफी विच मेक्स द पॉलिटिशियंस वाइज एंड दे मेक डिसीजंस विद द हाफ से शट आईज, हेरोइक कपलेट की, तो इसकी एग्जांपल दी। फिर इयम्बिक पेंटामीटर की एग्जांपल उन्होंने मुझसे मांगी। फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग इंटोनेशन के मुतालिक सवाल किया। अब ये आप समझ लेंगे सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के सवाल होते रहे मुझसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिदम एंड राइम? तो राइम तो हम देखते हैं ना कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड दैट कम्स इन बिटवीन एंड एट द एंड ऑफ द लाइन, तो राइम स्कीम हम डेवलप करते हैं। और रिदम दैट इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बिटवीन द लाइंस, और रिदम के ऊपर हम बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं फुट को। तो वो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे, ये सवाल पूछा। फिर व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ पोइट्री? तो फीचर से मुराद के पोइट्री किन चीजों पे बनती है, मतलब द पोइट एम्प्लॉयज राइम in order to convey a song like quality in his poem. He combines that idea in quatrain, in couplet, so that the idea or the thought may be communicated in appropriate way. For alliteration, he uses alliteration to convey the musical idea. He adds rhythmical effect. He uses imagery, metaphor, assonance वगैरह वगैरह। ये आपके फीचर्स हैं पोइट्री के, ठीक है। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आयरनी यूज करता है, तो ये बहरहाल ये मैंने इनको एक्सप्लेन किया। उसने कहा यार, जब इतने सवाल पूछ लिए, उसने कहा कि क्या तुम्हें सिर्फ पोइट्री में ही इंटरेस्ट है और कोई किसी में नहीं? मैंने कहा मुझे, अब मैं मुझे नॉवल थोड़ा सा मेरा वीक एरिया था। नॉवल मेरा वीक एरिया कौन से वाला एरिया था? जो आपके ये 17th और ये सॉरी 18th सेंचुरी में जो नॉवल लिखे जाते गए विक्टोरियन एज में, ये मेरे उतने अच्छे प्रिपेयर नहीं थे कि मैं कहूँ कि ये मेरे फेवरेट है। हाँ, मॉडर्न में मेरे कुछ राइटर्स अच्छे प्रिपेयर थे, डिस्टोपियन फिक्शन अच्छा प्रिपेयर था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नॉन फिक्शन प्रोज में बड़ी दिलचस्पी है। मैंने कहा अच्छा, नॉन फिक्शन प्रोज में पसंद है, आप मिल्टन का जो प्रोज स्टाइल है एरियोपेजिटिका में, वो हमें बताएं। तो अब चूंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आईयूबी की तरफ से थी, और जो सेंटर था वो मुल्तान का था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एरियोपेजिटिका का जो स्टाइल है वो बता दें। तो मैंने पहली दफा कहा कि आई एम सॉरी, मुझे इसका जवाब नहीं पता, और वजह भी बता दी कि सर इट वाज, और बड़ी ओपनली मैंने कहा, मैंने ये सेंटेंस बोला, सर सॉरी, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ माई सिलेबस। अब मैं समझता हूँ कि ये मैंने बड़ा ओपन और ब्लंट रिप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अगर कोई चीज आपके सिलेबस की हिस्सा नहीं है ना, तो आप डायरेक्शन दें अपने पैनल को, उसको बताएं कि सर सॉरी, इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट यू कैन आस्क मी फ्रॉम फ्रांसिस बैकन और फ्रॉम मॉडर्न प्रोज राइटर लाइक फ्रॉम बर्ट्रैंड रसल, लाइक फ्रॉम एल्डस हक्सली वगैरह वगैरह, ठीक है, लाइक जोनाथन स्विफ्ट। आप उसके उसको डायरेक्शन दे दें, बजाय कि सिंपली सॉरी कह के कहें सर सॉरी, और उसके सामने एक पैथेटिक फिगर बन जाए, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने, जब मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा अच्छा चले फ्रांसिस बैकन का प्रोज स्टाइल बताएं। और जब मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो वो उन्होंने कहा अच्छा इसकी जो एग्जाम्पल है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो मैं आपको पहले बताऊं कि किसी भी राइटर का स्टाइल एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले देखें कि वो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वो सेंटेंसेस कैसे लिखता है, कंसाइज करता है, सेंटेंस को एक्सपेंड करता है, एपिग्रामेटिक क्वालिटी है उसकी, वो आप कह लो कि ऑक्सीमोरन्स का यूज करता है, या वो दो आइडियाज को पैरेलल रख के फिर बात को एक्सप्लेन करता है, वो इमेजरी कैसे यूज करता है। तो ये आप स्टाइल आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसलिए इस स्टाइल किसी भी राइटर के स्टाइल के हवाले से परेशान मत हो, और खास तौर पे जो आपके फेवरेट हो उनको जरूर उनके स्टाइल के बारे में पढ़ें। फिर उन्होंने मुझे एक एजुकेशनल एक्सपर्ट जो राइट साइड पे बैठे हुए थे उनके पास रेफर किया। उन्होंने मुझसे यूनेस्को के बारे में पूछा, व्हाट इज यूनेस्को। फिर एब्रीवेशन पूछी यूनिसेफ के बारे में, जो मैंने बता दी। फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछा और कहा कि ये किस मुल्क से हैं, मैंने वो भी बता दी। फिर मसारिफ ज़कात के बारे में पूछा उन्होंने। फिर कहते हैं कि ज़कात की रेशो बताएं, मैंने बता दी कि भाई ज़कात की रेशो इतनी है, करते हैं 2.5% जो है। और फिर उन्होंने पूछा कि आप सिल्वर पे कितनी है, फिर कहते हैं गोल्ड पे कितनी है। यानी एकदम से उन्होंने मुझे नहीं कहा कि बताने लग जाओ। जब मैंने बता दिया, सिल्वर पे बता दिया, गोल्ड पे बता दिया,
तो फिर वो उसके बाद वो चले गए कि उसके ऊपर कैमल्स के ऊपर कितनी है। कैमल्स के ऊपर मैंने कहा कि सर सॉरी मुझे नहीं पता, तो फिर उन्होंने खुद जवाब दिया कि इसकी इतनी होती है। फिर उन्होंने पूछा कि उशर क्या है। उशर पे मैंने डाउट का इजहार किया कि आई एम नॉट श्योर, बट ये 10% होती है, तो ये तकरीबन इतनी ही है 10%। एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी इतनी होती है। फिर उन्होंने पूछा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारा ये होता है कि रवायती तौर पर एक क्लास में बच्चे को कहा जाता है कि आप रीडिंग करो, रीडिंग अलाउड, और द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिसन हिम एंड वेट फॉर देयर टर्न। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज का। ये इसको मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा आप कैसे पढ़ाएंगे इंग्लिश को, लैंग्वेज को। तो इंग्लिश लैंग्वेज किसके मुतालिक कैसे, आपको पता है काफी सारे मेथड हैं, सजेस्टोपीडिया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इस मौके पे मैंने ही बताया कि मैं जो है प्रिंसिपल एक्लेक्टिसिज्म जो है मैं का मेथड जो है ना वो इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप इस मेथड को आप जरा फिर एक्सप्लेन भी करें, कैसे आप क्लासरूम में इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से मैं इसको इसको एवेल्युएट करूंगा क्लासरूम में और किस तरह से जज करूंगा। उन्होंने कहा इस ये तो दो तीन सवालों के ऊपर मुझे अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन का मौका मिला। मतलब क्लासरूम में मैंने एक क्लासरूम कंडक्ट की एक एग्जांपल बताई कि किस तरह से मैं आपके सामने कोई एग्जांपल रखता हूँ कि भाई किस तरह से आप इसको कंडक्ट करें। मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्लेक्टिसिज्म में आप एक शख्स को चुनते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको लैंग्वेज पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में एक बच्चा या एक बंदा है जिसको सिर्फ अपने पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के मुतालिक लैंग्वेज सीखनी है, तो डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग हिम अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो जब मैं उसको वो सिखा दूंगा बेसिक्स, तो देन ही विल बी एबल ग्रेजुअली टू accumulate different words, and then he'll be able to store those words and use it in his daily life। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया। उनका बिगेस्ट आइलैंड क्या अर्थ का मैंने बता दिया। मैंने जब बताया तो वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड कहाँ पर है। अब लोकेशन बताते वक्त है डिफिकल्टी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं जियोग्राफिकल लोकेशन कि किस मुल्क के दरमियान है ये। वो बहरहाल जब मैंने लोकेशन बताने में थोड़ी कमजोरी जाहिर की तो उन्होंने खुद मुझे गाइड किया कि यहाँ पर इस जगह पर है। अच्छा फिर ग्रीनलैंड के बारे में वो कहते हैं कि ये किस मुल्क का है, तो मुझे इसका जवाब नहीं आता था। तो फिर उन्होंने बताया कि ये इसका डेनमार्क का पार्ट है, और साथ में ये भी हंसते हुए कहा कि अब ये तुम्हें नहीं भूलेगा। लेकिन फिर मुझे भूल गया, 3-4 साल बाद भी भूल गया मुझे कि किसका पार्ट है। बहरहाल उन्होंने एक मजाक करते हुए कहा। अब चेयरमैन ने सवाल पूछना शुरू किए मुझसे कि आपकी जॉब क्या है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, अब वहां पे करते क्या है, आपकी क्या काम है वगैरह। तो मैंने जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो मैंने बताई। उन्होंने पूछा आपका बीपीएस क्या है, बेसिक पे स्केल का क्या है। और साथ ही साथ जब मैंने बता दिया कि मैं बीपीएस 6 या 7 में काम कर रहा हूँ। अब ये डाउटफुल इसलिए था क्योंकि खुद भी जो जॉब जो है ना वो इतना क्लियर पता नहीं होता, लेकिन ये 6 या 7 के अंदर मैं फॉल कर रहा था, सो आई वाज फॉलिंग इन दैट ग्रेड। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं वहां पर। और मैंने ये बताया कि इस तरीके से मेरी प्रमोशन है, और मैंने 11 साल में मेरी जॉब हो चुकी है, तो 10.5 years हो चुकी है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स में जो है ना वो क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो इस जगह पर मैंने एक ऐसा सच बोला कि जो कि वो सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए। पर्सन मैंने बताया कि मैं जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है मैं उसमें फेल हो जाता हूँ। तो यानी एक हकीकत मैंने बता दी अपनी, ठीक है ना। डेफिनेटली मैंने अपनी वीक पॉइंट बता के एक एक वो ले लिया, प्लस पॉइंट ले लिया। ये वीक पॉइंट इतना वीक पॉइंट नहीं था कि इसको नेगेटिव काउंट किया जाए। मैंने बताया कि मैं मैथमेटिक्स में आई एम पुअर, आई एम नॉट गुड एट मैथमेटिक्स, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट पास द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल दीज वगैरह। ऐसी बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है। और उसमें उन्होंने पूछा कि इसकी रीजन क्या है, व्हाई आर यू बैड एट मैथमेटिक्स। तो मैंने बताया कि मैंने जब ज्वाइन किया अपना डिपार्टमेंट, और उसके बाद मैं 5 साल तक मैं एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सका। और जब मुझे इजाजत मिली तो उसके बाद मैंने इजाजत लेकर स्टडी को कंटिन्यू किया। तो इस वजह से, और फिर मैंने ये भी बताया कि ऑल अलोंग आई एम एन ऑटोडायरेक्ट, आई हैव नेवर बीन टू एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सो ऑल माय एजुकेशन इज एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। मैंने किसी जगह पे कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, कोई जगह पे मैं नहीं गया, तो सारी मेरी प्राइवेट एजुकेशन है। ये मैंने बताया इस सवाल के जवाब में। तो मुझे इस पे मौका मिला एक्सप्लेन करने का, अपने नजरियात जस्टिफाई करने का।
कैफे भी प्राइवेट किया, बीए भी प्राइवेट किया, एमए भी प्राइवेट किया, और एमए में ये मैंने इनको नहीं बताया कि मैं एमए में पूरे डिवीजन में चौथे नंबर पे था 1700 कैंडिडेट्स में, ये मैं नहीं बता सका, लेकिन आई स्कोर्ड फर्स्ट डिवीजन इन एमए इंग्लिश एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। बहरहाल टोटल लेंथ ऑफ सर्विस पूछी उन्होंने कितनी है आपकी। आई एम सॉरी मेरी वीडियो काफी लंबी हो गई है, चूंकि 25 मिनट का इंटरव्यू था, तो वो भी कहते हैं कोर्सेज क्या किए हैं आपने डिसिप्लिन से मुतल्लिक, वो भी मैंने बता दिए। फिर अपनी डिग्री के बारे में बताया कि मैंने ये प्राइवेट मैंने की है। उन्होंने कहा आपका सिर्फ इंटरेस्ट नॉन फिक्शन प्रोज के मुतल्लिक है, और तो फिर आप मुझे ये बताएं कि इस साल आपने जितनी किताबें पढ़ी है ना, वो हमें बताएं उसके बारे में, और राइटर के बारे में बताएं, और बुक के कंटेंट के बारे में बताएं। ये चेयरमैन साहब पूछ रहे हैं मुझसे। तो अब मैंने काफी सारी चीजें मेरे जहन में थी राइटर्स की, जो मैंने एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता गया। स्टीफन हॉकिंग की जो किताब 2000 में मेरे ख्याल में 11 में आई है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो उसके बाद आप उसमें चले जाएं द विल टू चेंज बाय पैटी हुक्स की, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया, एक्सप्लेन किया कि ये एक फेमिनिस्ट राइटर की बुक है, ठीक है। और उसके बाद आप जाने एनाटॉमी ऑफ पीस, हार्बिंजर इंस्टीट्यूट की एक किताब है जिसमें पीस जो है उसको सामने लेकर आना और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के हल बारे में बताया गया है। जैसे इसी तरह अकाल में इस्माइल टू नाइट, ये एंथोलॉजी है आगा शाहिद अली की, और इसको एक्सप्लेन करते मैंने बताया कि पहले राइटर ने जिन्होंने गजल वगैरह का इंट्रोडक्शन किया इंग्लिश लैंग्वेज में, सारे राइटर्स को मैंने इस तरह से उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताई, ठीक है। तो इसको इन सबको मैंने बताया कि क्या क्या इनके बारे में बात, हालांकि मैं साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्टीफन हॉकिंग की किताब बता दी कि उसमें यूनिवर्स और उसके डायमेंशनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और वो किस तरीके से अपनी थ्योरी को प्रोजेक्ट करता है। तो इसको बताने से पहले अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है, तो वो भी मेरी पढ़ी हुई थी, तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुई इन दोनों को रिलेट करने में। आखिरी किताब जो थी द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पोश, मैंने बताई, बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब, बहुत अच्छी किताब, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब है 2006 में 7 में आई है, ये पब्लिश हुई है, तो इनके बारे में बताया। तो फिर इन्होंने दो किताबें चुनी, उनका इनके बारे में एक्सप्लेन करें। स्टीफन हॉकिंग ग्रैंड डिजाइन, तो इसको मैंने रिलेट किया और फिर इसको एक्सप्लेन किया। विल टू चेंज के बारे में उन्होंने पूछा, पेट्रियार्की के बारे में पूछा कि किस तरह से वो असरअंदाज होती है माशरे में, और कैसे इसके ऊपर मैंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वी और जो हमारे जो बिग स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफाइन है, प्री डिफाइन है, और ये जो जेंडर का कंसेप्ट है ये कंस्ट्रक्टेड है, कि जैसे कि बच्चों को शुरू होते हुए, मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन वी रेज आवर किड्स, we give our daughters dolls and we give our boys pistols or something like that that makes them look like fix in their gender roles। तो वो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये वो है। उन्होंने कहा जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद इंटरव्यू मेरा कंक्लूड हुआ। तो तकरीबन 25 जो है वो तकरीबन मिनट लगे इस इंटरव्यू के बाद। तो जब मैं इंटरव्यू जो है वो करके वो गया था, एंटर हो रहा था, तो मेरे से पहले जो शख्स निकल रहा था वो बड़ा परेशान था, बहुत अपसेट था, मैं भी बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल मैं आपको ये कहूंगा कि पानी की बोतल लाजमी साथ रखिएगा, क्योंकि मुझे बड़ी प्यास की तलब हुई, लेकिन मैं नहीं मांग सका, सर्दियों के दिन थे। तो ड्रेस भी ऐसा अच्छा हो कि आपको ठंड ना लगे, मुझे बड़ी ठंड लग रही थी। बहरहाल तो इंटरव्यू के मार्क्स जो मेरे आए 92, और मैं आपको बताऊं जब मैं इंटरव्यू देकर निकला तो मेरे जहन पर ये शेर थे कि जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, कि जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया था कि मैं, यकीन करें, दरवाजे पे निकलते हुए मैं ये कह रहा था कि भले अब मैं नॉट रिकमेंड भी हो जाऊं, मैंने अपना हक जो है वो अदा कर दिया है, कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। अब मैं इसकी एवेल्युएशन करता हूँ कि मेरे सवालात में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए कि व्हाट डू यू थिंक, या मैं कैसे किसी चीज को इंटरप्रेट करता हूँ, मुझसे वो सवालात नहीं पूछे गए। मुझसे किसी नॉवल के मुतालिक सवालात नहीं पूछे गए। आप सोच रहे होंगे कि क्या नॉवल मेरे प्रिपेयर नहीं थे, नहीं प्रिपेयर थे, उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा कि मेरी तैयारी क्या थी, मेरे फेवरेट क्या थे। मैं इसको अब डिटेल में लेके जाना नहीं चाह रहा। किसी फेवरेट पोइट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट के बारे में सवाल नहीं पूछा गया, अगरचे आखिर में चेयर मैंने कुछ सवालात पूछे, ठीक है, वो मॉडर्न नॉन फिक्शन थी उनके बारे में। पोइट्री, क्रिटिसिज्म, नॉन फिक्शन और मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुतालिक सवालात मुझसे नहीं पूछे गए। मुझसे इंटरमीडिएट के सिलेबस के मुतालिक सवालात नहीं पूछे गए, जो कि मेरा एक वीक पॉइंट था। अगर वो मिस्टर चिप्स के बारे में पूछ लेते कि व्हाट काइंड ऑफ नॉवल इज मिस्टर चिप्स,
तो शायद मुझे डिफिकल्टी होती अगर चाहे मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। मतलब अगर वो पूछ लेते कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स और डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स एज ए पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवल, या व्हाट आर द मॉडर्न एलिमेंट्स आर यूज इन मिस्टर चिप्स, लाइक उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज हुई है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्निज्म की एक एलिमेंट है, और फ्लैशबैक टेक्निक यूज हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। दे डिड नॉट आस्क अबाउट एनी ऑफ माई पॉइंट्स, किसी भी किस तरह का कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने। लिटरी थीरी या ग्रामर से मुतलिक या लिटरी क्रिटिसिज्म से मुतलिक कोई सवाल नहीं पूछा गया। लिटरी क्रिटिसिज्म मेरी फेवरेट थी, लेकिन लिटरी थीरी के मुतलिक मेरा नॉलेज उतना अच्छा नहीं था जितना अब पढ़ के या पढ़ा के अच्छा हुआ है। लेकिन आज जो लोगों को मैं तैयारी करवाता हूँ या सजेस्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनको हर तरह से कहता हूँ कि आप तैयारी करें और करके जाएं। बिल्कुल वो ना हो तो उसको आप देख लें। या मेरे मेरे सामने आपके सामने मेरी डीएमसी आ गई है, ये मेरा नाम है। और इसके बाद जो है वो मेरे एमसीक्यूज में नंबर है, मेरिट 54 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और मेरे जो है वो 58 मार्क्स थे। और इसके बाद टोटल सीट जो है ओपन मेरिट पे 74 थी, ठीक है, और ओवरऑल 80 थी, ठीक है। और इसके बाद आप देख लें कि ये मेरे इंटरव्यू के मार्क्स हैं 92 मार्क्स, ठीक है, जो मुझे मिले, और मेरा मेरिट नंबर है 11। ये मेरे मार्क्स हैं। अब मैं एक थोड़ा सा इसमें आप ये बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आई वाज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, लेकिन आई विल नॉट इग्नोर द मैटर ऑफ लक दैट आई हैव एंजॉयड। फॉर एग्जांपल, मैं इंटरव्यू वाले दिन वहां ना पहुंच पाता, लेट हो जाता, चूंकि मुझे कराची से आना था, मैं कोई प्रॉब्लम हो जाता या कोई इशू बन जाता, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाता, तो लक तो डेफिनेटली इट वॉक्स अलोंग साइड विद अस। तो या फिर वो मुझसे इंटरमीडिएट के सवालात कुछ पूछ लेते, बहुत टिपिकल, लाइक ओzymandias के बारे में पूछ लेते, हॉलोमैन के बारे में पूछ लेते, तो मुझे तो पढ़े हुए इतना अरसा हो चुका था, तो आई हैड डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग दोज क्वेश्चंस। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, वो एमए का सिलेबस तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। के साथ ही हमारा जो वीडियो है उसको कंक्लूड करता हूँ मैं, और आपको जो है ना वो अल्लाह हाफिज कहता हूँ। ना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।